नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं निखिल रघुवंशी। आज अपन जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश में रिवर। अब देखो, मध्य प्रदेश में रिवर की अगर अपन नदियों की बात करें तो हमारा एक जो है इसकी क्लास पहले भी हो चुकी, मतलब इसका जो पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि जो है नदियां क्या होती हैं और नदियां किस तरीके से प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। नर्मदा नदी की मुख्य जो नदी है नर्मदा नदी, उसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा की थी और मैंने आप लोगों को एक मैप के माध्यम से ये भी समझाया था कि जो नर्मदा नदी है कहाँ से निकलती है, कौन कौन से जिलों से होकर बहती है और जितने भी आपके फैक्ट नर्मदा नदी से बनते हैं वो सारे के सारे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो जरूर से जरूर जाकर उस क्लास को जरूर से जरूर आप देख लें, क्योंकि बहुत ही विस्तार से मैंने आप लोगों को नदियों के अभी नदियों के बारे में बताया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास है इसके पहले की जो क्लास थी, क्योंकि आज अपन जो है कई सारी नदियों की बात करेंगे, जिसमें मैंने आपको जैसे पहली क्लास में बताया था कि उत्तर की और बहने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां उत्तर की तरफ बहती हैं और दक्षिण की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती हैं और पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती हैं मेरे दोस्तों। तो ये सारी की सारी नदियां आज हम एक जो है डायग्राम के माध्यम से देखेंगे और ड्रॉ करेंगे एक जो है डायग्राम, और उसी के माध्यम से सारी की सारी नदियां हम कंप्लीट करेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो है यहाँ पर सिखाऊंगा और कवर करवाऊंगा, है ना। और हर एक पर्टिकुलर नदी की ट्रिब्यूटरी, उसका जो सहायक जो है आपको वहां तंत्र है, सहायक नदियां हैं, सारी की सारी इंडिविजुअल भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन इस मैप के माध्यम से आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इस मैप में हम सभी नदियों का एक ऑल ओवर व्यू देखेंगे कि वो कहां से निकलती है, कहां मिलती है ना। ये सारी की सारी उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियां बहती है, ये सभी की सभी अपन इस जो है मैप के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसके पहले वाली क्लास आप जरूर से जरूर देख लेना, क्योंकि नर्मदा नदी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ाई थी और कम से कम ऐसे 20 प्रीलिम्स फैक्ट उसके बारे में बताए थे जो आपकी एग्जाम में हूबहू आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो आज अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में आगे की नदियों की बात करेंगे हम। उत्तर की तरफ जो नदियां बहती हैं, अब यहाँ से अगर अपन देखेंगे जो उत्तर की तरफ नदियां बहेंगी हम उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमने जो नदी देखी थी नर्मदा नदी, कुछ इस तरीके से हमने देखी थी कि यहाँ से अनूपपुर से निकल रही थी वो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कुछ इस तरीके से निकलती है 15 जिलों से होकर, मैंने ये पहले ही बता दिया था 15 जिलों से होकर बहती है। और 15 जिले कौन कौन से हैं ये भी बताए थे। और ये यहाँ पे आपके महाराष्ट्र से में गिरती हुई फिर वो कहाँ चली जाती है, आपकी गुजरात से होकर आपकी अरब सागर के अंतर्गत गिर जाती है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अपन ने ये नर्मदा नदी की बात कर ली है, जो चीजें अपन ने सारी की सारी पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन जो है उत्तर की ओर जो नदियां बहती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उत्तर की तरफ सबसे पहले हम जो नदी पढ़ने वाले हैं वो है आपकी चंबल नदी। अब चंबल नदी आपकी कहां से निकलती है, महू के जाना पावा से निकलती है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, महू का जाना पावा से निकलती है चंबल नदी। तो यहां से देखो चंबल नदी निकलती है। चंबल नदी आपके यहां से निकलेगी महू से, है ना, जाना पावा से, जाना पावा से निकलेगी अब ये नदी, है ना। और बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। कोई नया बच्चा भी इस वीडियो को देखेगा, इस क्लास को देखेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीजों को समझ पाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक बेसिक जानकारी आप लोगों को रखना है कि कौन सी नदी कहां से निकलती है, ये भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब किताब चूंकि आपके पास में होती है, लेकिन किताब में इतनी सारी बातें दी होती हैं कि वो खिचड़ी पक जाती है, कुछ समझ में ही नहीं आती कौन सी नदी कहां से निकल रही, कहां मिल रही है, ऐसा समझ में नहीं आता है। तो मैं जो आप लोगों को जिस सरलता से, जिस शिष्टता से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, बहुत ही बेसिक स्तर से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल समझ जाएंगे, हर एक व्यक्ति समझ में आएगा, हर एक व्यक्ति को समझ में आएगा। आप सिर्फ ये देखना कि अब जो महू है, हमारा जो महू है, महू से ये जो नदी निकलेगी उसका नाम है आपका चंबल नदी, है ना, चंबल नदी। अब देखो इसकी जो लंबाई की अगर अपन बात करें 965 किलोमीटर बहती है ये, 965 किलोमीटर इसकी लंबाई की अगर अपन बात करें 965 किलोमीटर बहती है। अब ये नदी कुछ इस तरीके से उत्तर की ओर बहेगी, मतलब कि उत्तर दिशा कौन सी आपकी ये है, ये हमारा मैप है, और उत्तर दिशा कौन सी ये वाली है। अब ये उत्तर की तरफ कुछ इस तरीके से बहेगी, पहले उज्जैन जाएगी,
उज्जैन से फिर ये आपका देखो मंदसौर, मंदसौर ये रहा आपका, मंदसौर से फिर आपका नीमच चले जाएगी। अब जब मंदसौर जाती है तो मंदसौर में ये गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना इस पर बनी हुई है। लेकिन सारी की सारी परियोजनाएं और जो है आपके जलप्रपात, हम जब इसको इंडिविजुअल तरीके से पढ़ेंगे, इसकी जब अपवाह तंत्र की बात करेंगे तब हम देखेंगे। यहाँ पर हम उत्तर की ओर बहने वाली नदियों की बात करेंगे, तो साथ साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताते जाऊंगा कि यहाँ पर क्या चीज बहुत स्पेसिफिक इस पर बनी हुई है, ये भी बता दूंगा। लेकिन अपन जब इंडिविजुअल तरीके से इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, है ना, सहायक नदियों की बात करेंगे, अपवाह तंत्र की बात करेंगे, तब अपन बहुत आराम से इन चीजों को देखेंगे। अभी अपन उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है ये सब देखेंगे। अब देखो ये आपकी उज्जैन चली जाती है, उज्जैन यहाँ पर आता है, फिर आपका मंदसौर चली जाती है, मंदसौर यहाँ पर आता है, नीमच चली जाती है, नीमच से होती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान देखो यहाँ पर मंदसौर में कौन सा बांध बताएगी, गांधी सागर बांध बताएगी। उसके बाद आपका राजस्थान में जाती है तो चूलिया जलप्रपात बनाती है, यहाँ पर है ना, कोटा बैराज में क्या बनाती है आपकी चूलिया जलप्रपात बनाती है। चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे। फिर आगे की तरफ जाती है, फिर ये क्या होती है कि आपकी भिंड, मुरैना और श्योपुर, देखो यहाँ पर श्योपुर आ जाता है, श्योपुर से होती हुई फिर ये मध्य प्रदेश में जो है एंटर करती है, और यहाँ पर आ जाता है आपका मुरैना। मुरैना के बाद फिर ये भिंड में आपकी चली जाती है, ये आ जाता है आपका भिंड। यहां से होती हुई वो आगे की तरफ निकलती है, और कहां पर मिल जाती है मेरे दोस्तों, वो आपके यूपी के इटावा में, यूपी के इटावा में मिल जाती है ना, यूपी के इटावा नामक स्थान पर जो है आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी देखो ये हमारा यूपी है, यूपी यहाँ पर है, और यमुना नदी का कोई प्रभाव कुछ इस तरीके से आता है ना, कुछ इस तरीके से यमुना नदी आती है। तो ये आपकी कहाँ जाकर मिल जाती है, जो है कहाँ पर जाकर मिल जाती है मेरे दोस्तों, जो है यूपी में मिल जाती है, इटावा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, जो उत्तर की तरफ बहती है। 965 किलोमीटर का जो है इसकी लंबाई है, लेंथ की अगर अपन बात करें, है ना। तो मैंने क्या बताया, मऊ के जाना पावा से निकलती है, उज्जैन जाती है, फिर आपका मंदसौर, नीमच जाती है, मंदसौर जाती है, फिर उसके बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड होती है, श्योपुर, मुरैना, भिंड होती हुई यूपी के इटावा में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। आई आप लोगों को बात समझ में। अभी तो हम सिर्फ उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर रहे हैं, अभी इसकी मैं इंडिविजुअली आपसे आप लोगों को क्लास दूंगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, है ना। फिर अगर अपन बात करते हैं, देखो फिर आपकी यहां से एक नदी निकलती है जो उत्तर की तरफ बहती है, काली सिंध नदी। देवास हमारा काली सिंध से निकलती है ना, काली सिंध निकलती है, कहां से निकलती है, देवास से निकलती है ना। अब हर नदी की हम लंबाई भी याद नहीं रख सकते, है ना, हम प्रमुख नदियों की लंबाई याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लगभग लगभग 150 किलोमीटर की में बहती है ये, है ना। काली सिंध नदी देवास के बागली से निकलती है, देवास के बागली से ये नदी निकलती है। आई आप लोगों को बात समझ में। और ये ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, आपकी शाजापुर चली जाती है, आगर मालवा होती हुई ये आगे की तरफ बढ़ती है, फिर राजस्थान चली जाती है, और राजस्थान में आपकी चंबल नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि इसकी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी आपकी देवास से जो बागली से निकलती है, शाजापुर होती हुई चली जाती है, शाजापुर से आगे की तरफ बढ़ती है, और फिर ये राजस्थान में चली जाती है, और चंबल में ये मिल जाती है। तो ये भी उत्तर की तरफ बह रही है, और ये भी पता चल रहा है कि ये किसकी सहायक नदी है, क्योंकि सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं, तो हम भी ये बता सकते हैं कि कौन किसकी सहायक नदी। अब तुम क्या करोगे, किताब में एक चार्ट बना हुआ उसको लोगे और उसको रट्टा मारोगे कि भाई चंबल की सहायक नदी कौन सी है, चंबल की सहायक नदी है भाई आपकी, जैसे बागली की बात करूं, पार्वती की बात करूं, ये सब किसकी सहायक नदी आ जाएंगी आपकी, चंबल की। तो रटोगे ना, उसको रटोगे फिर भूल जाओगे, फिर रटोगे फिर भूल जाओगे, आज रट लो कल भूल जाओ, यही चलता रहेगा जीवन भर। ऐसा मत करो, है ना, ऐसा मत करो। अपन मैप के माध्यम से चीजों को सीखेंगे। अब देखो अपन आगे की तरफ चलते हैं, है ना। अब आपकी एक नदी आती है मेरे दोस्तों, वो निकलती है आपकी सीहोर से। कौन सी नदी निकलती है, सीहोर के आष्टा से एक निकलती है, आष्टा सीहोर, है ना। थोड़ा सा अपन इसको बड़ा करते हैं ना, आष्टा सीहोर, है ना। ये नदी निकलती है आपकी पार्वती नदी, पार्वती जो नदी निकलती है ना, ये कौन सी नदी थी आपकी, जो है काली सिंध नदी थी, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, काली सिंध है, काली सिंध नदी है,
अब ये आपकी कौन सी नदी है, पार्वती नदी है ना। ये पार्वती नदी जो आस्था की सीहोर के आस्था से निकलेगी और ये आगे की तरफ बहती हुई राजगढ़ होती हुई, ये आपकी विदिशा राजगढ़ होती हुई आगे की तरफ ये कुछ इस तरीके से जाती है और यहाँ पर अगर अपन बात करें ये मिल जाती है जाके चंबल में। ये उत्तर की तरफ बह रही है। ये आस्था जो नदी है, जो सीहोर जो पार्वती जो नदी है आस्था सीहोर से निकली और आगे की तरफ बढ़ रही है मेरे दोस्तों। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, आपका राजगढ़ होती हुई कहाँ निकल जाएगी, ये ऊपर की तरफ कहाँ पर मिलेगी, ये आपकी मिलेगी जो है चंबल में मिल जाएगी। अब किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है मेरे दोस्तों। क्या है ये, चंबल की सहायक नदी है ना। पार्वती नदी को अगर अपन बात करें, पार्वती नदी को पारा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पारा के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन जो है आपका मेघदूत, कालिदास की मेघदूत जो रचना है उसमें भी मिलता है इसका वर्णन। इसका वर्णन देखो, एक तो इसे पारा के नाम से जाना जाता है, कालिदास की मेघदूत में भी इसका वर्णन मिलता है और महाभारत के भीष्म पर्व में भी इसका वर्णन हमको, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। आई बात आप लोगों को समझ में, कहां से निकलती है, आस्था सीहोर से निकलती है, पार्वती है ना, पार्वती जिसे पारा के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास की मेघदूत में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है, महाभारत के भीष्म पर्व में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। अब आगे की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो एक नदी आती है, देखो एक नदी निकलती है आपकी सिंध नदी। सिंध नदी कहां से निकलती है मेरे दोस्तों, ये निकलती है आपकी विदिशा से, विदिशा की लटेरी तहसील से, विदिशा की लटेरी तहसील से निकलती है। ये आपका विदिशा हो गया है, विदिशा के लटेरी से निकलती है, लटेरी, विदिशा के लटेरी से निकलती है। आगे की तरफ ये नदी जब बढ़ती है तो ये गुना चली जाती है, ये आता है आपका गुना। गुना को दो भागों में विभाजित करती है ये नदी। सिंध जो नदी है आपकी जो है किसको दो भागों में विभाजित करती है, गुना को दो भागों में विभाजित करती है। अब अगर अपन बात करें गुना से होती हुई, ये देखो शिवपुरी, ग्वालियर, ग्वालियर से होती हुई फिर ये दतिया चली जाती है, यहाँ पर आपका पड़ता है दतिया। गुना को दो भागों में बांटती है, यहाँ पर आप शिवपुरी और ग्वालियर होती है, कहाँ चली जाती है, दतिया चली जाती है। दतिया में मेरे दोस्तों सनकुआ, सनकुआ के पास में क्या करती है, ये मोहक जलप्रपात, मोहक जलप्रपात का क्या करती है, निर्माण करती है, मोहक जलप्रपात का निर्माण करती है ना। और विदिशा की जो नदी है सिंध नदी, सिंध नदी, इसका उल्लेख भवभूति की मालती माधव में, भवभूति की मालती माधव जो रचना है, मालती माधव रचना के 9वें अध्याय में देखने को मिलता है ना, 9वें अध्याय में इसको देखने को मिलता है ना। अब देखो विदिशा लटेरी से निकलती है, सिंध नदी जो है विदिशा के लटेरी से निकलती है, गुना को दो भागों में विभाजित करती है। गुना आपका यहां पर है, ये दतिया रहा आपका, दतिया पहुंचती है कहां से, शिवपुरी और ग्वालियर से होती हुई दतिया पहुंचती है और दतिया में सनकुआ नामक स्थान पर मोहक जलप्रपात का निर्माण करती है, मोहक जलप्रपात का निर्माण करती है। और आगे की तरफ बहती हुई है ना, आगे की तरफ बहती हुई ये आपका जो है कहां पर मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। यमुना में कहां पर मिलती है आपकी, जालौन में, जालौन नामक एक स्थान है, वहां पर यूपी में जाके मिल जाती है ना, जालौन में जाकर मिल जाती है। यूपी में जालौन नामक एक स्थान है, वहां पर जाकर आपको मिल जाती है ना। अब अगर अपन बात करें कौन सी नदी की अपन बात करते हैं, देखो उत्तर की तरफ अपन ने कौन कौन सी नदियां देख ली है, मऊ से, जाना पावा से अपन ने चंबल देख ली है, काली सिंध देख ली है, फिर अपन ने आस्था सीहोर से पार्वती देख ली है, यहाँ से कौन सी नदी देख ली है अपन ने, सिंध नदी देख ली है। आगे की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से देखो रायसेन से एक नदी निकलती है, रायसेन, कुमारगांव, रायसेन से एक नदी निकलती है, कुमारगांव रायसेन है ना। कुमारगांव रायसेन से कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्तों, बेतवा नदी यहाँ से निकलती है। ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए आपका अशोकनगर यहाँ पर पड़ता है, अशोकनगर से होती हुई फिर ये देखो ये आपकी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है
उत्तर प्रदेश में मेरे दोस्तों ये जो है क्या करती है, आपका प्रवेश करती है, फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई वापस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये आपका जो है निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, यहाँ से होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है और जो है जाकर किसमें मिल जाती है, जालौन से। देखो जालौन के नीचे देखो, यहाँ पर अगर अपन बात करें ये कहाँ पर मिल जाएगी, चंबल में जाके मिल जाएगी, और हजीरा नामक स्थान पर, हजीरा नामक स्थान पर यूपी में जाके चंबल में मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, है ना, यहाँ हजीरा यूपी में जाकर मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर क्या अगर अपन बात करें तो ये सबकी सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी की सारी आपकी जो है चंबल की सहायक नदियां हैं, जो उत्तर की तरफ बह रही हैं। कहां पर बह रही हैं, आपकी उत्तर की तरफ बह रही हैं। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। अब देखो अपन आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपका देखने को मिलता है कटनी। क्या देखने को मिलता है आपका, कटनी। तो कटनी के कैमूर से एक नदी निकलती है ना, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, केन नदी। यहां से कौन सी नदी निकली, आपकी बेतवा, है ना। बेतवा की जो लंबाई है लगभग 480 है ना। बेतवा की जो लंबाई है लगभग आपकी 480 है। सोन की अगर अपन बात करें तो 780 है ना। कुछ नदियां हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, उनकी लेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और हर एक नदी का अपन क्या करेंगे अभी जो है विस्तारित तरीके से वर्णन करेंगे। अभी हम उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का फॉर्मेट देख रहे हैं कि कौन कौन सी नदियां कहां से निकलती हैं। कैमूर कटनी से जो निकलती है भाई, ये आपकी केन नदी, और केन आपकी कहाँ जाती है, सबसे पहले अगर अपन बात करें पन्ना जाती है, पन्ना से छतरपुर जाती है ना। पन्ना से छतरपुर होती हुई यह कहाँ चली जाती है, आपके यूपी चली जाती है ना। यूपी के बांदा में जाके ये कहाँ मिल जाती है, चंबल में जाके मिल जाती है। यूपी के बांदा नामक स्थान पर जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है, आपकी चंबल नदी के में मिल जाती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें कटनी की, तो देखो कटनी कैमूर कटनी से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है मेरे दोस्तों, केन नदी निकलती है। अब जहाँ पर जब निकलती है तो पन्ना यहाँ पर पन्ना के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो देखो पन्ना होती हुई निकलती है, तो पन्ना में आपका एक जो है पांडव जलप्रपात और एक गाथा जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात आपका कहाँ आते हैं, ये दोनों के दोनों जलप्रपात आपके पन्ना में बनाती है, ये नदी पन्ना में बनाती है ना। तो ये दोनों जलप्रपात कौन सी नदी पर है, पन्ना नदी पर है। वहीं अगर अपन बात करें छतरपुर की, तो छतरपुर में जो है आपका एक रनेहे वाटरफॉल बनाती है। छतरपुर में कौन सा वाटरफॉल बनाती है, जो है कटनी के जो है छतरपुर के अंतर्गत रनेहे वाटरफॉल बनाती है, और यहाँ से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के यूपी बांदा में जाके मिल जाती है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है। आगे की तरफ अगर अपन बात करते हैं तो देखो यहाँ पर से कौन सा आता है आपका, एक नदी जो है कहाँ से निकलती है, आपके जो है मेहर सतना से निकलती है। सतना से निकलती है, मेहर सतना से निकलती है ना। मेहर सतना से निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक टोंस नदी के नाम से जानते हैं। और ये कुछ इस तरीके से बहती हुई रीवा की तरफ जाती है ना। अगर अपन बात करें रीवा होती हुई आगे चली जाती है, और जो है यूपी में जो है आपका पटना बिहार में कहाँ पर मिल जाती है, आपकी गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है मेरे दोस्तों, पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। जो आपका मेहर के अंतर्गत अगर अपन बात करें, यहाँ से कौन सी नदी मैंने बताई है आपको, टोंस नदी है। ये कौन सी नदी है आपकी, टोंस नदी है, जिसे तमस के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसे तमस के नाम से भी जाना जाता है। और रीवा होती हुई ये रीवा है आपका, ये रीवा होती हुई जाती है, और रीवा के अंतर्गत एक पूर्वा वाटरफॉल बनाती है। पूर्वा वाटरफॉल का निर्माण करती है, क्या करती है, पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है। रीवा के अंतर्गत क्या करती है, पूर्वा जलप्रपात का निर्माण करती है। टोंस परियोजना है मेरे दोस्तों, टोंस परियोजना भी किस नदी पर आती है, आपकी टोंस नदी पर आती है। टोंस परियोजना की अगर अपन बात करें मेरे दोस्तों, तो इसी नदी पर आती है। पूर्वा वाटरफॉल बनाती है, ये रीवा के अंतर्गत पूर्वा वाटरफॉल बनाती है ना। तो ये सारी की सारी नदियां उत्तर की तरफ ही बहती हैं। कहाँ बहती हैं, आपकी उत्तर की तरफ बहती हैं। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की बात की है। क्या की है, उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की अपन ने बात की है। अब अगर अपन देखें तो यहां पर अपन को अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से एक तो आपकी नर्मदा नदी निकल रही थी, ये आपकी नर्मदा नदी निकल रही थी। अब यहां से अगर अपन बात करें, एक नदी निकलती है आपकी सोन
सोन नदी देखो कुछ इस तरीके से निकलती है, यहाँ से सोन नदी निकलती है और सोन आपकी कहाँ शहडोल चली जाती है। शहडोल में बाण सागर परियोजना, ये आपका शहडोल है। शहडोल की अगर अपन बात करें तो शहडोल में बाण सागर परियोजना का निर्माण है। यहाँ पर अगर अपन बात करें बाण सागर परियोजना बनाती है, वहीं आपकी सीधी होती हुई चली जाती है। देखो शहडोल होता है, शहडोल से फिर ये सीधी चली जाती है, यहाँ पर सीधी आता है, सीधी सी होती हुई ये डायरेक्ट कहाँ पर मिल जाती है, ये गंगा नदी के अंतर्गत मिल जाती है। ये कहाँ पर मिल जाती है, गंगा नदी के अंतर्गत मिल जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो डायरेक्ट कहाँ पर जाके मिलती है, गंगा में जाकर मिलती है। यहाँ पर सीधी है, यहाँ पर सीधी मेरे दोस्तों, यहाँ पर सीधी पड़ता है, तो ये सीधी होती ही चली जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पर बाण सागर परियोजना शहडोल के अंतर्गत इस नदी पर बाण सागर परियोजना बनाई हुई है ना। ये क्वेश्चन आता है कि बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर बनाई है, तो वो आपकी सोन नदी पर बनाई है। तो ये कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, ये सोन नदी है। ये कौन सी नदी है मेरे दोस्तों, ये सोन नदी है ना। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये किस तरफ बह रही है मेरे दोस्तों, ये आपकी पूर्व की तरफ बह रही है। देखो कुछ इस तरीके से निकल गई है और ये आपका पूर्व पड़ता है। ये आपका देखो नर्मदा अगर ताप्ती की बात करें तो पश्चिम की तरफ बहती है ना। तो ये अभी तक अपन ने उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर ली है और अगर अपन देखें तो अपने सारी की सारी जितनी भी उत्तर की तरफ बह रही हैं ये सब की सब देख ली हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस डायग्राम को एक मैप पर जैसे मैंने बनाया है वैसे बना लेना। अब देखो कौन कौन सी नदियां से अगर आपको सहायक नदियां अगर आपसे पूछेगा तो देखो सहायक नदियां आपको याद हो जाएंगी कि भाई कौन सी नदी कहां पर जाकर मिल रही है, कौन सी नदी कहां से निकल रही है, तो कहां से निकल रही है कहां पर जाकर मिल रही है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब रटने की जरूरत नहीं है, रटने का काम बंद कर दीजिए। आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं तो देखो अब यहां पर क्या है, ताप्ती नदी जो नर्मदा के समानांतर बहती है, वो बैतूल से निकलती है ना। तो यहां पर क्या पड़ता है आपका बैतूल, है ना, यहां पर पड़ता है बैतूल। तो ताप्ती बैतूल मुलतई से निकलती, बैतूल के मुलतई से निकलती है ना। और बैतूल से ही एक नदी और निकलती है आगे की तरफ। अगर अपन बात करते हैं काली भीत, बैतूल से एक नदी वर्धा नदी निकलती है, वो दक्षिण की तरफ बहती है। और ताप्ती बैतूल से एक नदी निकलती है, जो है बैतूल से एक नदी निकलती है, मुलतई से कुछ इस तरीके से निकलती है, वो बहते हुए आगे की तरफ महाराष्ट्र में जाकर प्रवेश करती है ना, जो है आपका महाराष्ट्र में जाकर प्रवेश करती है ना। और आपका आगे की तरफ चली जाती है और महाराष्ट्र से बहती हुई नीचे की तरफ गोदावरी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, गोदावरी में जाकर मिल जाती है। ये जो आपकी है ताप्ती नदी है, ये जो आपकी है ताप्ती नदी है, जो आपकी कहाँ से निकलती है, जो आपकी निकलती है जो है बैतूल से निकलती है और ये आगे की तरफ जाके महाराष्ट्र चली जाती है। और महाराष्ट्र से फिर ये वापस कहाँ पर आती है, बुरहानपुर आ जाती है ना। कहाँ पर आती है, बुरहानपुर आ जाती है और बुरहानपुर से होती हुई ये महाराष्ट्र में चली जाती है और गोदावरी में जाकर मिल जाती है मेरे दोस्तों, है ना। नीचे थोड़ी सी गोदावरी नदी मैंने बना रखी है लेकिन आप लोगों को दिखना नहीं रहा होगा। तो ये बुरहानपुर में आती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें बैतूल से निकलती है, फिर आपका महाराष्ट्र चली जाती है, बुरहानपुर आ जाती है, बुरहानपुर से आपका क्या होता है, वापस ये महाराष्ट्र चली जाती है और गोदावरी में जाकर मिल जाती है। अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर आता है आपका बालाघाट, यहाँ पर क्या आता है आपका बालाघाट, है ना, यहाँ पर आता है आपका बालाघाट से एक नदी निकलती है मेरे दोस्तों। कौन सी नदी निकलती है, यहाँ पर आता है आपका बालाघाट और बालाघाट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बेनगंगा। बेनगंगा नदी आपकी कुछ इस तरीके से निकलती है और कहाँ चली जाती है, महाराष्ट्र चली जाती है। और अगर अपन बात करें काली भीत बैतूल से जस्ट थोड़ी सी दूर पर बैतूल से ही एक नदी निकलती है काली भीत से एक नदी निकलती है बैतूल से ही, ठीक है। ये बैतूल है, बैतूल की अगर अपन बात करें तो इसके जस्ट पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली भीत से निकलती है वर्धा नदी निकलती है। और वर्धा नदी जब निकलती है तो ये भी महाराष्ट्र में जाती है और ये जाके कहाँ पर मिल जाती है, महाराष्ट्र से नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो ये चली जाती है महाराष्ट्र। और बालाघाट से जो नदी निकलती है मेरे दोस्तों वो निकलती है बेनगंगा निकलती है। अब जो दोनों की दोनों दक्षिण की तरफ बह रही है मेरे दोस्तों, ये नीचे चली जाती हैं और जब नीचे जाती है महाराष्ट्र में जब इनका मिलन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्राणहिता।
और याद रखना इस चीज को, प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। तो अब अपन ने देखो उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर ली है और दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों की बात कर ली है। ये सारी की सारी नदियों की हमने बात कर ली है मेरे दोस्तों। अब मुझे उम्मीद है कि मैंने ये जो आप लोगों को चीजें समझाई हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी, है ना। देखो इस क्लासेस के अंतर्गत हमने सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात की है कि उत्तर की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, है ना, दक्षिण की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, पश्चिम की तरफ कौन सी नदियां बहती हैं, है ना, और जो है आपकी पूर्व की तरफ इधर से कौन सी नदियां बहती है, वो आपने यहाँ पे बात की है और डिस्कस किया है। अब मुझे एक बात बताओ कि इस मैप के माध्यम से आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी। आपको जो रटने की चीज है वो तो आप रटना मत, चीजों को समझना। देखो जो रटने की चीज है उसका एक अलग नजरिया होता है, जो समझने की चीज है उसका एक अलग नजरिया होता है। अब मैंने यहां पर आपको बहुत ही सरल शब्दों में जो नदियां पढ़ाई हैं वो एग्जाम में आती हैं और ये भी आती है कि सहायक नदियां कौन सी। देखो इससे आप लोगों को ये पता चला है कि कौन सी नदी कहां से जाकर मिल रही है और किस नदी में जाकर मिल रही है, कहां से निकल रही है, कहां पर मिल रही है। ये आप लोगों को डेफिनेटली 110% ये याद हो गया होगा। अब तो रटने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी कि कौन सी नदी कहां से निकल रही है और कौन सी नदी कहां पर जाकर मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन तो यही आता है ना कि अगर वो पूछ लेता है कि कौन किसकी सहायक नदी है, तो ये रटने वाले तो भूल जाएंगे। जो मैप से हमने चीजों को सीखा है वो बहुत अच्छी तरीके से हमको याद रहेगा कि यार ये जो नदी है उत्तर की तरफ बह रही थी और जो है चंबल में जाकर मिल रही थी, कोई गंगा में जाकर मिल रही थी, है ना, है ना। वहीं अगर अपन बात करें कोई नीचे की तरफ जाकर जो है महाराष्ट्र में जाती है ना, तो कोई महाराष्ट्र चली जाती है। ये बैतूल मुल्तई वाली जो नदी है वो पश्चिम की तरफ बह रही है, वो डायरेक्ट आपकी महाराष्ट्र में जाकर चली जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो नदियां हैं हमारी, है ना, जो नदियां हैं हमारी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से नदियों को समझ गए होंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है और कहाँ पर जाके मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जरूर से जरूर जुड़े रहें और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो बहुत अच्छी तरीके से हम इन और नदियों के बारे में जो है क्लासेस लेंगे और जो है सभी नदियों को एक विस्तारित तरीके से पढ़ेंगे। जैसे अब चंबल नदी को हम जो है बहुत विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। इसका हम जो है अपवाह तंत्र भी देखेंगे। अभी तो सिर्फ हमने नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर इसमें पढ़ा है। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में और फिर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।